नमस्कार। 190 घंटे, जी हाँ, सुनने में ये बहुत बड़ी संख्या लगती है और है भी। 190 घंटे, कल्पना कीजिए कि 190 घंटे क्या आप घर में रह सकते हैं? लेकिन आप 190 घंटे लगभग घर में रह चुके हैं। आपने स्टे होम के जो नियम थे उसका अब तक कड़ाई से पालन किया और 190 घंटे भारत के तमाम लोगों ने जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन का पालन करते हुए 190 घंटे बिता लिए। 8वां दिन है आज लॉकडाउन का, लेकिन अभी सफर कुछ लंबा है, इसलिए अपना धैर्य बनाकर रखिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहिए, हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ जाइए। हम आपको कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी और मनोरंजन भी साथ साथ घर बैठे आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं निकलना है। कोरोना पर नजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आइए शुरू करते हैं। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आपको एक जगह मिलेंगी और आज शुरू करते हैं इस सिलसिले को। सबसे पहले कोरोना का अपडेट। इस वक्त कोरोना को लेकर देश में जो संख्या के हिसाब से अपडेट है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। देश में कोरोना से संक्रमित 132 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए। 132 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से जो संक्रमित लोग थे, ये लोग कोरोना से लड़कर जीते हैं और अब तक 132 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये जो लोग कोरोना से जीते हैं और भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोगों की संख्या इस वक्त 1446 तक पहुंच गई है। जी हां, 1446, ऐसा 466, माफ कीजिएगा, 1466 ये संख्या पहुंच चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ उल्लंघन हुए हैं जिसके बारे में हम आप विस्तार से बात करेंगे। और भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या अगर कुल मिलाकर देखें तो 1000, ये आंकड़ा थोड़ा गलत है, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन कुल जो संख्या है वो ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 38 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी, 38 लोगों की देश में अब तक मृत्यु हो चुकी है। कोरोना से संक्रमण का जो शिकार थे 38 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा हमारे सामने था। और आइए जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त जो देश की सुर्खियां कोरोना से जुड़ी, वो सुर्खियां क्या हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, तबलीगी जमात के कार्यक्रम के कारण भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े। तबलीगी जमात मरकज मुख्यालय से सभी 2300 लोगों को बाहर निकालकर क्वारंटाइन में भेजा गया। 1000 से ज्यादा लोग 9 अस्पतालों में भर्ती। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बातचीत की। तबलीगी जमात के लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने को कहा। कार्यक्रम के आयोजकों और उसमें शामिल विदेशियों के खिलाफ वीजा उल्लंघन के मामले में कार्रवाई शुरू करने का आदेश। आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं में अब तक कोरोना के 4562 टेस्ट हुए। निजी प्रयोगशालाओं में भी 816 टेस्ट अब तक कोरोना के हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन का सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से हो रहा है पालन। राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और सप्लाई चेन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्गो मूवमेंट बिना रुकावट के जारी रखने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हफ्ते भर के भीतर लागू करने का भी आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों कामगारों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराने के दिए निर्देश। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए 20,000 ट्रेन के डब्बों को आइसोलेशन बेड से युक्त बनाएगी भारतीय रेल। बड़ी पहल। केवल आधिकारिक खबरों को ही चलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मीडिया जगत से जुड़े संस्थाओं को लिखी चिट्ठी। फैसले को सभी पक्षों तक पहुंचाने का दिया निर्देश। प्रसार भारती, पीआईबी, आरएनआई को भी भेजी गई प्रतिलिपि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, राज्य में 13,000 लोगों को कम्युनिटी सर्विलांस में रखा गया। तो देश की सुर्खियां और आइए कोरोना से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर जल्दी से निगाह डाल लेते हैं। दुनिया भर में लगभग 1,85,000 लोग कोरोना से लड़कर जीते हुए पूरी तरह से स्वस्थ।
पूरी दुनिया में 8,75,000 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार, 43,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में अब तक कोरोना से प्रभावित 4,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 3 दिन में मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना से ज्यादा बढ़ा। रूस में कोरोना के 440 नए मामले रिपोर्ट हुए। अब तक 224 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। फ्रांस में मंगलवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 499 कोरोना संक्रमित लोगों की हुई मौत। मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,523 तक पहुंचा। स्पेन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार हुई। 24 घंटे में 864 लोगों की हुई मौत। ईरान में कोरोना संक्रमण के 2,987 नए मामले सामने आए। 138 लोगों की हुई मौत। चीन के वुहान में खाने के लिए जिंदा जानवरों की बिक्री करने वाला बाजार फिर खुला। वैज्ञानिकों ने इसे खतरनाक कदम बताया। कहा जाता है कि यहीं से चमगादड़ खाने से फैला था कोरोना। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। और अब चलिए आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की बड़ी खबरें क्या थी? दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में जो तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उसमें हिस्सा लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अब बेहद सख्त है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास तेज करने को कहा गया है, क्योंकि इस घटना से कोविड-19 महामारी का जोखिम भारत में बढ़ गया है। राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू करने और उसको पूरी करने को कहा गया है। और भारत में अब कल से अब तक कोविड-19 के केस पिछले दिनों के मुकाबले तेजी से बढ़े हैं और इसके पीछे तबलीग की गतिविधियां। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। भारत में अभी तक टोटल 1637 कोविड-19 के कंफर्म केसेस आए हैं और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। इस तरह की गलतियां, बल्कि गलतियां नहीं, इसको गुनाह कहना चाहिए। इस तरह के गुनाह भारत को बहुत भारी पड़ सकते हैं और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बार फिर कहा है, केंद्र सरकार ने भी कहा है, किसी भी तरह के धार्मिक और मजहबी जो तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए लोगों की भीड़ नहीं जुटे, इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है। हालांकि तबलीगी जमात से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने सबको निजामुद्दीन में जहां लोग जुटे हुए थे उनको वहां से निकाल लिया है। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से आज एक वीडियो जारी किया गया है। अहम वीडियो है, 23 तारीख का, 23 मार्च का वीडियो है और 23 मार्च के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की तरफ से निजामुद्दीन के जो SHO थे उन्होंने तबलीग से जुड़े लोगों को बुलाया था और उनको सख्त निर्देश दिए थे। हालांकि इस वीडियो में भी तबलीग से जुड़े लोग गलत जानकारी देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस पूरी वीडियो। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है
और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूं और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूं। सर आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का, कोई खतौली का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें बताइए। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, तुरंत प्रभाव से इसको कीजिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने कहा मैंने सुन ली। कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की हो रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। तो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में साफ तौर पे तबलीग से जुड़े लोग झूठ बोल रहे थे। एक झूठ उन्होंने बोला 1,000 लोग हैं, बाकी सबको निकाल दिया गया है, जबकि वहां पर अभी 2300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। दूसरा झूठ उन्होंने जो बोला, उन्होंने सिर्फ कहा कि भारत में अलग अलग हिस्सों से हैं। उन्होंने इस सच को छुपाया कि कई विदेशी भी वहां पर रह रहे थे। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस ने आज इस झूठ का, तबलीग से जुड़े झूठ को बेनकाब किया। इस बीच तबलीग के जो नेता हैं मौलाना साद, उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में कोई बीमार नहीं होगा। इस वीडियो में वो भी कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, खुदा के घर में आप हैं, आपको कुछ नहीं होगा, और मस्जिदों में जमा होते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की गलतियां, गुनाह इस वक्त देश में होना एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है, पूरे देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां इन दिनों बंद हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है, बीजेपी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि 5 करोड़ लोगों को रोज खाना खिलाना है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम पार्टी के जो अलग अलग इकाइयों के महासचिव थे, उनके साथ फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उनको कहा कि वो अपना भी ख्याल रखें और साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाने का जो बीजेपी का अभियान है 5 करोड़ लोगों को रोज, वो लगातार जारी रहना चाहिए। निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य की आप जरूर चिंता करें। ये एक ऐसा समय है जब हमें दूसरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, लेकिन इसकी चिंता करते करते कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ हम लापरवाही न करें, इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। और जो भी स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम अपने ऊपर भी अक्षरशः लागू करें, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस पर हम जरूर ध्यान रखें। यह जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये इस प्रकार की लड़ाई हमने पहले कभी नहीं लड़ी है, कभी ऐसी घटना नहीं घटी और आगे भी ऐसा न आए। भगवान की दृष्टि से, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये न आए। ये लड़ाई बड़ी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें हम सब लोग एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें दुनिया ने भी अपने अपने तरीके के प्रयोग किए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयोग भारत ने किया है वह अपने आप में अजूबा है और वह सफलता की ओर हम सब लोगों को ले जाएगा, ऐसा विश्वास है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी इस कार्यक्रम में बताया था कि पाकिस्तान में जो कोरोना से प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, उसमें एक बार फिर से
जो तमाम अल्पसंख्यक पाकिस्तान के हैं, चाहे वो हिंदू हों या फिर वो सिख हों या ईसाई हों, उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। आपको याद है सीए को लेकर एक बड़ी बहस देश में चली थी। हालांकि इस वक्त कोरोना के जो चुनौतियां उनको देखते हुए सीए पर जो है वो बहस नहीं हो रही देश में, लेकिन सीए को लेकर एक बड़ी बहस हुई थी और ये बार बार सरकार ने कहा था कि सीए इसलिए जरूरी है, नागरिकता संशोधन कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। और एक बार फिर साफ दिख गया कि पाकिस्तान में जब गरीबों को अनाज और राशन बांटना है, ऐसे वक्त में भी तो भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या वहां के हिंदू और ईसाई कह रहे हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उनका यह दर्द। हम भी पाकिस्तानी हैं तो हमारा भी मतलब इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। सब जिस तरीके से दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ भी करना चाहिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी गरीब लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, तो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते, दूसरे लोगों को दिया जाता है, हमारे को नहीं दिया जाता, तो ये भी गलत है ना। सबको ये भी बवाल जो आया हुआ है वो तो पूरी मुल्क पे, पूरी दुनिया पे सब इंसान बराबर है। इसमें तो कोई ये बवाल, ये कंगो वाली उसको तो नहीं देख रहा ये हिंदू है या ये मुसलमान है, तो सबके लिए है ये तो। कोरोना का वायरस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भेद नहीं करता। फिर पाकिस्तान में जब कोरोना से प्रभावित इलाकों में अनाज बांटा जा रहा है तो वहां क्यों भेदभाव किया जा रहा है सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ और हिंदुओं के साथ? ये अपने आप में शर्मनाक है। बहरहाल चलिए आज आपको दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं की अलग अलग रिपोर्ट हैं। हमारे संवाददाता राजेश राजनी दिल्ली में हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पुलिस भारी मशक्कत कर रही है। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन हो और उसका असर सड़कों पर दिख रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन को मुकम्मल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन को सुनिश्चित बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के ये जवान 24/7 इन कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे लॉकडाउन को सुनिश्चित कराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो लॉकडाउन का आयोजन किया गया है उसके लिए लोगों को चाक चौबंद किया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जवान, चाहे रात में 2 बजे हो, दिन में 2 बजे हो या फिर अहले सुबह हो, ये तमाम लोग मुस्तैदी के साथ जो है सड़कों पर तैनात हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और जो जरूरी काम के लिए जो लोग सड़कों पर निकलते हैं उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। उनको चाक चौबंद तरीके से उन्हें क्रॉस कराने का भी काम कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कैसे उन्हें जो है वो गंतव्य तक पहुंचाया जाए। अगर कोई जो मुसाफिर अगर दिक्कतों का सामना कर रहा हो तो उन्हें फिर गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी वो ख्याल रखते हैं और सुरक्षा में कोई चूक न रहे इसके लिए तमाम दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में तैनात हैं। हमारी बाईं तरफ निजामुद्दीन का इलाका है, दाहिनी तरफ मौसम भवन है, ठीक पीछे खान मार्केट और सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इलाका है, जहां पर पुलिस 24/7 लगातार प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन को सुनिश्चित कराया जाए। लोधी रोड कॉम्प्लेक्स से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना के योद्धा हैं और जिनकी जिम्मेदारियां जो है बढ़ गई हैं, इसलिए ये जो भी नियमों का पालन कराने के लिए कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने ये भी देखा, अगर योद्धाओं की बात करें तो योद्धाओं में कोरोना के जो योद्धा हैं उनमें डॉक्टर हैं और तमाम नर्सेज हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सभी कोरोना के योद्धा हैं। एक और हैं कोरोना के योद्धा और वो हैं सफाई कर्मी। जी हाँ, एक बहुत दिलचस्प आपको दृश्य दिखा रहे हैं पंजाब का, आइए देखिए उसको। दिल को छूने वाले ये दृश्य जो हैं पंजाब के हैं। पंजाब में जब सफाई कर्मी पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे छतों पर, उन्होंने फूल बरसाए सफाई कर्मियों पर, जो स्वच्छता के काम कर रहे थे उन पर फूल बरसाए और साथ साथ उनके लिए तालियां बजाईं। और ये दिल को छूने वाला नजारा पंजाब का है। लोग अपना कूड़ा तो दे ही रहे थे सफाई कर्मियों को, लेकिन साथ साथ लोगों ने फूल बरसाए और मालाएं भी, कुछ लोगों ने स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी थे उनको मालाएं भी पहनाई और उनका इस तरह से स्वागत किया, क्योंकि जबकि लॉकडाउन है, सभी लोग घर में हैं, लेकिन पंजाब से ये दृश्य जो हैं वो बहुत ही दिल को छूने वाले हैं।
सफाई कर्मियों के लिए फूलों की बौछार होती है, फूलों से उनका स्वागत किया जाता है और साथ साथ उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं, जो स्वच्छता कर्मियों के ऋणी हैं, इस तरह से वो उनका स्वागत कर रहे हैं। एक और स्वच्छता कर्मी, उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो भैया अभी देश को भी लॉकडाउन है साफ तो रखें आप और लोग अपने परिवार को भी। कैसे क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। आप लोग साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अपनी साफ सफाई सुरक्षा का कैसे ख्याल रख रहे हैं? हम भी करते हैं साहब, अपनी जैसे भी होता है। कैसे, कैसे? अभी तो आपकी जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो और कचरा इकट्ठा होगा, लेकिन जी निगम देती है दवाई हाथों पर लगाने के लिए, पैरों पर लगाने के लिए। अच्छा, ठीक है। साबुन तेल। और यहाँ से आप जाते हैं फिर अपने, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनकी सुरक्षा का आप लोग यहाँ जैसे निकले हुए हैं काम पर, तो फिर उनकी सुरक्षा का आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं? घर में दवाई वगैरह लगा कर जाते हैं, घर में बचते हैं। अच्छा, मतलब होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर में बैठते हैं। ये सारा काम मतलब ये सब चलता रहता है क्योंकि जरूरी सेवाएं हैं। हमारी जरूरी सेवा है, और ये सेवा नहीं होगी तो फैलेगा, बीमारी फैलेगी। बिल्कुल। तो ये दृश्य जो है दिल को सुकून देने वाले थे। और अब आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट देखते हैं, जहां बीएचयू जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोरोना चेकअप की एक किट तैयार की है। क्या है इस किट में, कैसे ये सब अहम है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू, इसकी स्थापना ही राष्ट्र सेवा के लिए हुई थी। शोध और तकनीकी में विश्वविद्यालय का नाम है। यहाँ के ही विश्वविद्यालय के ही आणविक एवं मानव आनुवंशिकी विभाग के एक प्रोफेसर ने कोरोना से लड़ने के लिए, जो पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है इस महामारी से, एक किट इजाद किया है जिससे कि 5-6 घंटे में संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ये आरटीपीसीआर बेस्ड किट है जो 5 से 6 घंटा के अंदर इसका किया जा सकता है इसे जांच, और अन्य किट्स भी आरटीपीसीआर बेस्ड किट्स उपलब्ध है मार्केट में। तो हमारी नॉवेल्टी है उस सीक्वेंस को लेकर के, जो प्राइमर्स हमने डिज़ाइन किए हैं कि वो उन्हीं रीजन को टारगेट करेगा जो कि कोरोना 19 में ही स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, किसी अन्य वायरल स्ट्रेन में नहीं है। इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो कोरोना की इस लड़ाई में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय होगा, और आने वाले समय में इस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ सकेंगे और हरा सकेंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ मैं डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, बीएचयू, वाराणसी। और देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एम्स के डॉक्टर जो हैं वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये दिखाते हैं कि सिर्फ डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहे, बल्कि डॉक्टरों की एक संगठन है, एम्स के डॉक्टरों के संगठन है जो गरीबों को रोज खाना भी खिला रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में आम जनता की लंबी कतारें हैं। ये लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों से ये कहा गया है कि वो एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हों। लोग अपनी बारी आने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, फिर खाना उठाते हैं। आम जनता को खाना खिलाने की ये पहल दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की एक टीम ने सुनिश्चित की है। आने के लिए भाग के गांव जाने की जरूरत नहीं, खाना आपके पास एक टाइम में पहुंच जाएगा। ये पहल एजिंग इंडिया का ही है। मैं एम्स का डॉक्टर हूँ, एम्स के बहुत सारे दोस्त जो है हमारा वो भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट हेल्थ एजिंग इंडिया, क्योंकि एम्स के पास बहुत सारे काम है, हमारे पास पूरा इंडिया के हेल्थ सिस्टम को गाइड करने के लिए ज़रूरत है, ये जो वायरस है उसके लिए, तो उसका हमें एम्स है। बट ये काम अभी हम लोग 1000 के करीब लोगों को खाना दे रहे हैं। अभी बात चल रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि इसको 10,000 और 1 लाख तक किया जाए, क्योंकि ज़रूरत होगा और क्या पता लॉकडाउन में भी चल सकता है। तो छोटे मोटे दिक्कत के लिए अस्पताल जाना मतलब खतरे का मोड़ लेना, क्योंकि अस्पताल मतलब इन्फेक्शन है, वहाँ से भी कोविड-19 हो सकती है। जो अगर उससे ज़्यादा दिक्कत हो तो हमारा डॉक्टर टीम रहता है, वो देख के कुछ ना कुछ करेंगे तुरंत। दूध की बात अभी मैं यहाँ का स्लम में जाके उन्हीं के, क्योंकि इट शुड बी अ नीड बेस्ड। एक तो हम सोच रहे हैं उनका क्या ज़रूरत है,
वो हमसे ज़्यादा समझ लेंगे उनको क्या ज़रूरत है। हालांकि ये संस्था पहले से वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों तक खाना पहुंचाने और इलाज का काम करती आई है, जिसमें डॉक्टरों की एक लंबी टीम है जो बेसहारा हो चुके लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करते हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अपने डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं कर रहे बल्कि वो गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबको घर में रहना है, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। इमोशनल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि आप जो है लोगों से इमोशनली जो है दूर ना हो, उनके पास जाएं, एक दूसरे का हाल जानने की कोशिश करें। हम आपको एक बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी दिखा रहे हैं कि कैसे जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी इमोशनल डिस्टेंसिंग ना हो उसका कैसे ख्याल रख रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के रविंद्र मोहन गुप्ता यूं तो आर्टिस्ट हैं, म्यूरल्स बनाते हैं, इन दिनों हमेशा घर पर ही रहते हैं। देश में लॉकडाउन है और इनकी आयु 70 के पार है, इसलिए लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से न सिर्फ खुद पालन कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी समझाते हैं कि उन्हें घर में ही रहना चाहिए, बोलकर नहीं, इशारों से, क्योंकि ये सुन और बोल नहीं सकते। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, पर प्रधानमंत्री की बात इनके मन को छू गई कि सोशल डिस्टेंसिंग हो लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं। इसलिए इन दिनों रविंद्र मोहन गुप्ता अपने मित्रों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं, उनसे बात करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता उमा को फोन पर वो बता रहे हैं कि कोविड-19 की कोई दवा अब तक नहीं बनी है, इसलिए बचाव के लिए सबका घर पर रहना जरूरी है, यानी लॉकडाउन। वो सबको फोन करके ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का जो फैसला लिया है वो सबके भले के लिए है और हम सबको उसे मानना चाहिए। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी समझ रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके भाव क्या हैं। तो हम सबको इस चीज को समझना जरूरी है और घर पर रहना जरूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ। और बाल सेना क्या कर रही है जब घर पर है, आइए चलते चलते उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम बच्चों की है कि हम घर में रहकर क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप घर पे रहकर बोर मत होइए। आप अपने इंडोर गेम्स लाइक कैरम, लूडो खेलिए और इसी बीच में आप अपने हैंड वॉश करते रहिए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए, जिससे कि आप किसी भी कोरोना वायरस के आप इफेक्ट में नहीं आएंगे। और आप स्टडी भी करते रहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टोर्स नहीं खुल रही होंगी स्टेशनरी की, तो आप अपना ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा नाम है स्तुति, मैं कक्षा 5वीं आपकी छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जो मैंने खुद लिखी है। रहना है अगर सुरक्षित, लक्ष्मण रेखा मत लांघो तुम, घर में डालो एक रेखा, उसके बाहर ना जाना तुम। खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार में बिल्कुल ना घबराना तुम, बस डॉक्टर को बताना तुम। सरकार सभी के साथ है, सरकार सभी के साथ है। जीवन है तो जहान है, जीवन है तो जहान है। इस बात को समझो तुम, इस बात को समझो तुम। कोरोना को हराना है, जीवन को जिताना है। कोई आया है, आपका कुरियर आ गया है, तो आपका पेमेंट हो गया है। ओके, थैंक यू। नहीं, इसे तो सैनिटाइजर से पोंछना है।
किया है। उसी तरह आप अपने फोन में पेमेंट कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते जितना हो सके हम लोग को कैश पेमेंट नहीं करना है। हमें सरकार के सभी नियमों का पालन करना है। धन्यवाद। तो जो बात बच्चे समझ रहे हैं वो आप भी समझिए और स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ लगातार धोते रहिए। लगभग 40 सेकंड तक आपको साबुन से अपने हाथ धोने हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। और आप तक तमाम जानकारी और साथ साथ मनोरंजन भी हम घर बैठे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।